नमस्कार, डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने 22 और 23 अगस्त के लिए बे ऑफ बंगाल पर नोटम जारी किया। अमेरिकी अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने का फैसला सुनाया। इंडियन आर्मी ने मेक इन इंडिया के तहत 400 हॉवित्जर खरीदने के लिए 6,500 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया। जेट इंजन की सप्लाई प्रभावित, रक्षा मंत्री अमेरिका जाएंगे। और इसरो ने दिसंबर तक पहला गगनयान मिशन लॉन्च करने का रखा लक्ष्य। हेडलाइन नंबर 1। भारत ने बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक विशाल नो फ्लाई जोन की घोषणा की है। यह कदम 22 और 23 अगस्त 2024 को 365 किलोमीटर के एरिया में लागू होगा। इस घोषणा ने एक मिसाइल टेस्ट की संभावना को स्ट्रांगली इंडिकेट किया है। हालांकि मिसाइल की विशेषताएं अभी तक सीक्रेट हैं, इतने बड़े नो फ्लाई जोन ने विशेषज्ञों के बीच चर्चा छेड़ दी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। यह अनुमान इस फैक्ट पर आधारित है कि ऐसी मिसाइलों के टेस्ट के लिए आमतौर पर छोटे एरिया की आवश्यकता होती है। लेकिन नो फ्लाई जोन का विशाल एरिया एक अलग कहानी कहता है। यह एक सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल के टेस्ट की ओर इशारा करता है, जो अधिक दूरी तय कर सकती है और बड़े सेफ जोन की मांग करती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का मिसाइल प्रोग्राम तेजी से विकसित हुआ है। देश ने आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकार की मिसाइलों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। यह आगामी टेस्ट भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह टेस्ट न केवल भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रदर्शन करेगा, बल्कि रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यह घटनाक्रम भारत के बढ़ते डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की क्षमता को भी उजागर करता है। इस प्रकार बे ऑफ बंगाल के ऊपर स्थापित किया जाने वाला यह नो फ्लाई जोन भारत के सैन्य आधुनिकीकरण के एक नए अध्याय का संकेत दे रहा है। यह टेस्ट न केवल देश की रक्षा तैयारियों को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। हेडलाइन नंबर 2। अमेरिकी कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जो 2008 के मुंबई आतंकी हमले से जुड़े एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। यह फैसला पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा के एक्स्ट्राडिशन से संबंधित है। तहव्वुर राणा पर आरोप है कि वह मुंबई आतंकी हमले में शामिल था। भारत उसे इस मामले में वांछित कर रहा है। 9वें सर्किट के लिए अमेरिकी अपील कोर्ट ने फैसला दिया है कि भारत अमेरिका एक्स्ट्राडाइटे संधि के तहत राणा को भारत एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। कोर्ट ने राणा की अपील को खारिज कर दिया। राणा ने अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण पिटीशन में मुंबई हमलों में अपनी कथित भागीदारी के लिए भारत को एक्स्ट्राडाइट किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। जजेस के पैनल ने माना कि राणा का कथित अपराध एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के दायरे में आता है। उन्होंने यह भी कहा कि नॉन बेस इन आइडेम या दोहरे खतरे का अपवाद इस मामले में लागू नहीं होता। राणा ने तर्क दिया था कि उसे उस आचरण के लिए प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जिसके लिए उसे अमेरिका में पहले ही बरी कर दिया गया था। लेकिन अदालत ने माना कि भारत में लगाए गए आरोपों में अलग तत्व शामिल हैं। अदालत ने यह भी कहा कि भारत ने पर्याप्त सबूत दिए हैं जो यह दर्शाते हैं कि राणा ने आरोपित अपराध किए हैं। यह निर्णय राणा के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि राणा के पास अभी भी कानूनी विकल्प बचे हैं। वह इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। यह मामला भारत और अमेरिका के बीच न्यायिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और आने वाले समय में इस पर सभी की नजरें रहेंगी। हेडलाइन नंबर 3। भारतीय सेना ने स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आर्मी ने 400 नए होवित्जर तोपों की खरीद के लिए भारतीय कंपनियों से टेंडर्स इनवाइट किए हैं। ये नई तोपें 155 mm by 52 कैलिबर टोडगन सिस्टम होंगी। सेना चाहती है कि ये तोपें हल्की और वर्सेटाइल हों, जो भविष्य की तकनीकी चुनौतियों का सामना कर सकें। इन तोपों को भारतीय उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग करके बनाया जाएगा। इस टेंडर प्रोसेस में कई प्रमुख इंडियन डिफेंस कंपनियां शामिल हैं। इनमें भारत फोर्ज, लार्सन एंड टूब्रो, अदानी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसी कंपनियां शामिल हैं। यह कदम भारत की सेल्फ रिलायंट डिफेंस पॉलिसी के अनुरूप है। इससे पहले भारतीय सेना ने 360 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद के लिए भी एक टेंडर इशू किया था। ये तोपें चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनात की जाएंगी। इन सभी तोपों का डिजाइन, विकास और निर्माण पूरी तरह से भारत में किया जाएगा। सेना की योजना है कि ये नई तोपें पुरानी बोफोर्स तोपों की जगह लें। नई तोपों को ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकेगा। यह मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे 2042 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पिछले दशक में सेना ने 155 mm होवित्जर की खरीद के लिए 4 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। इन तोपों को पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है और अधिक से अधिक रेजिमेंटों को इनसे लैस किया जा रहा है।
ये पहल भारतीय सेना की आग्नेय शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगी। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 4। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस रिलेशंस में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 से 27 अगस्त तक अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत का महत्वाकांक्षी स्वदेशी कार्यक्रम तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण एक अमेरिकी कंपनी द्वारा इंजनों की आपूर्ति में देरी के कारण प्रभावित हो रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस यात्रा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य संबंध हैं और यह यात्रा इन संबंधों को और गहरा करने का अवसर प्रदान करेगी। राजनाथ सिंह की यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की मॉस्को यात्रा के बाद हो रही है। मोदी की रूस यात्रा ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच कुछ चिंताएं पैदा की थीं, विशेष रूप से रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में। इस बैकग्राउंड में राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक इंपॉर्टेंस रखती है। यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। वे तेजस विमान के लिए इंजन आपूर्ति में देरी का मुद्दा उठाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जनरल इलेक्ट्रिक से F4 सीरीज के इंजनों की आपूर्ति का इंतजार कर रहा है। यह देरी तेजस MK1A जेट की डिलीवरी को प्रभावित कर रही है, जिसका ऑर्डर 48,000 करोड़ रुपए का है। इंजनों के अलावा दोनों देश अत्याधुनिक सैन्य तकनीक पर भी चर्चा करेंगे। इसी बीच 20 अगस्त को नई दिल्ली में भारत जापान 2+2 बैठक का तीसरा दौर होगा। इस बैठक में भारत और जापान के विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। यह बैठक क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग पर केंद्रित होगी। ये दोनों घटनाक्रम, राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा और भारत जापान 2+2 बैठक, भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाते हैं। ये न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हेडलाइन नंबर 5। इसरो अपनी महत्वाकांक्षी गगनयान परियोजना के साथ नए आयाम छू रहा है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में घोषणा की है कि इसरो दिसंबर तक इस परियोजना के पहले मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रख रहा है। वर्तमान में गगनयान के पहले मानव रहित मिशन G1 पर काम चल रहा है। रॉकेट के विभिन्न हिस्से जैसे स्टेज S200 L1 और स्टेज C32 सतीश धवन स्पेस सेंटर में पहुंच चुके हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में क्रू मॉड्यूल का इंटीग्रेशन प्रगति पर है। इसरो का लक्ष्य है कि नवंबर तक पूरा सिस्टम तैयार हो जाए और दिसंबर तक लॉन्च किया जा सके। इसी बीच इसरो ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इस मिशन ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया है। यह सफलता इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए कमर्शियल मिशंस के लॉन्च का मार्ग प्रशस्त करेगी। SSLV की सफलता से उद्योग को इसरो के साथ मिलकर उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इसरो उद्योग के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि वे रॉकेट निर्माण की प्रक्रिया सीख सकें। यह केवल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि इसरो अपने ज्ञान और अनुभव को भी साझा कर रहा है। SSLV की कुछ विशेष विशेषताएं हैं जो इसे यूनिक बनाती हैं। यह कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच प्रदान करता है, कई उपग्रहों को एक साथ ले जाने में सक्षम है और इसका टर्न अराउंड समय कम है। इसके अलावा यह मांग पर लॉन्च की सुविधा देता है और न्यूनतम लॉन्च बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। इन उपलब्धियों के साथ इसरो न केवल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है बल्कि देश के उद्योग को भी स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। यह भारत के लिए एक नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत है जहां सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।